चलिए जी, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहे हो? हाँ सही बात, करेक्ट। चलिए करें, शुरू करें क्लास। सेटल्ड? ठीक है। सो हमारा ये वाले रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज खत्म हो गए लास्ट लेक्चर में। टुडे वी विल बिगिन विथ एक्टिविटी रेशियोज। करें शुरू, सेटल हो गए सब? चलिए एक्टिविटी रेशियो से शुरू करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज क्या मेजर करते हैं कि आप कितना एफिशिएंटली अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेस का कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं। करेक्ट। वीडियो एक्चुअली बहुत डार्क बन रही है, क्या करें? एक्सपोजर बढ़ाते हैं तो ये ब्लर हो जाता है। हाँ बट उसमें फिर ना ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत जाती है। ऑनलाइन बच्चों को ये ब्लर दिखता है अगर उसका एक्सपोजर बढ़ा। ठीक है, चलेगा। Activity ratio measures how well the resources of enterprise have been used. In other words, this ratio measures the effectiveness with which the enterprise is using its resources. यही बोला मैम ने कि आप कितना efficiently अपने resources को use कर रहे हैं, वो इस ratio से पता चलेगा. The result is expressed in number of times. Higher turnover ratio means better use of resources and capital, which in turns lead to the better profitability. Higher turnover ratio means better use of resources. चलिए, the important activity ratios are as under. कितने पढ़ने हैं आपने? Inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio. This is related to stock. This is related to your debtors. This is related to your creditors. Working capital turnover ratio. बच्चों ये जो दो रेशियो है ये इस टेबल में नहीं है, आप देखेंगे टोटल 4 ही दिए हुए हैं। ये वाले जो है ये बाद में ऐड ऑन हुए थे सिलेबस में, सो हमने इनको अलग से दिया हुआ है लास्ट में। सी तो ये वाले दो जो हैं, देखो कौन से पेज नंबर पे दिए हुए हैं, इसमें पूछे इन रेशियोज के बाद अलग से दे रखे हैं मैम ने आपको। ठीक है, सो इस वाले टेबल में हम अभी 4 कवर करते हैं, फिर जो न्यू ऐड हुए थे वो भी कवर करेंगे। सो इन टोटल आपको 6 रेशियोज पढ़ने हैं बच्चा। करेक्ट, ये दो हम लेटर पार्ट पे कवर करेंगे। स्टार्टिंग विथ इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या रेशियो होगा? क्या है? स्टॉक से रिलेटेड है, वो तो मैंने बताया। नाम से और क्या समझ में आ रहा है? इन्वेंट्री और टर्नओवर दो वर्ड्स हैं यहाँ पे। स्टॉक और सेल्स का रिलेशन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है इन दोनों के रिलेशन? स्टॉक और सेल्स का क्या लेना देना है बताओ? इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आपने जो सामान सेल किया उसकी आपको क्या कॉस्ट पड़ी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, सो दैट्स हाउ एवरेज विल बी। पर ये हम क्यों कैलकुलेट करेंगे कि इसका कोई सिग्निफिकेंस पता है आपको? कुछ स्कूल में पढ़ा हो, कुछ सुना हो? कुछ भी नहीं पता? कुछ नहीं पता, खाली फॉर्मूला पता। गुड। ऑनलाइन बच्चों कुछ बताना चाहोगे आप चैट विंडो में? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हाई वी कैलकुलेट? How effectively we are basically the inventory. क्या कहना चाह रहा बच्चा, समझ नहीं आ रहा। एनीवेज ओके, लेट मी टेल यू। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दो चीजों के बीच में रिलेशन, इसका नाम ही है इन्वेंट्री और टर्नओवर, यानी स्टॉक और सेल्स के बीच का यहाँ पे रिलेशन हम ले रहे हैं। हमने बोला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसको ऐसे समझो, मान लो आप पूरे साल में 100 रुपए का सामान बेचते हो, है ना? आपकी सेल कितनी हो गई? 100। ऑन एन एवरेज आपकी दुकान में या आपका जो भी शॉप है वहां पे 20 रुपए का ऑन एन एवरेज सामान हमेशा होता है आपके पास स्टॉक। तो आपको कितनी बार साल में इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी 100 रुपए की सेल करने के लिए? 5 बार। 100 रुपए का सामान बेचना है आपको साल में, और 20 रुपए की एवरेज इन्वेंट्री आपके पास हमेशा होती है। सो
कैन आई से आपको 5 बार साल में इन्वेंट्री परचेज करनी पड़ेगी उतना सेल करने के लिए। सो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अब इसका लॉजिक क्या है और हम इसे क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझो। देखो आपको है ना इन्वेंट्री को इतना रखना है आपके शॉप में, और वो विद एक्सपीरियंस समझ में आएगा, एक दिन में समझ में नहीं आएगा। आपको इतनी इन्वेंट्री रखनी है कि ऐसा भी ना हो कि दुकान भरी है और वो बिक ही नहीं रहा, इकट्ठा हुए जा रहा है, पाइलअप हुए जा रहा है और आप खरीदे जा रहे हो, बिक ही नहीं रहा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपके यहाँ कस्टमर्स की लाइन लगी है और आप उनको खाली हाथ भेज रहे हैं कि जी मेरे पास तो सामान नहीं है ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हु इज दैट? बच्चों आई हैव टू टेक दिस, जस्ट सॉरी फॉर दिस। हेलो, हाँ बेटा मैं तेरे को थोड़ी देर में भेजूंगी, अभी मेरी क्लास चल रही है, ठीक है? 5:30 बजे है क्लास। हाँ गूगल पे मार्क्ड है, सुनो लोकेशन ना गूगल पे मार्क्ड है, आप वहां से सर्च कर लो, ठीक है? AAA कॉमर्स, हाँ ठीक है। चलिए सॉरी फॉर दिस। ओके सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ आपके पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि दोनों ही सिचुएशन ना हो। ऐसा भी नहीं हो कि आपकी इन्वेंट्री इकट्ठी हुए जा रही है और वो बिक ही नहीं रही, और ऐसा भी ना हो कि लोग आ रहे हैं आप कहना पड़ रहा है जी सामान नहीं है, सॉरी ना। करेक्ट, यानी ऐसा भी नहीं है कि साल भर का इकट्ठा भर लो, ये नहीं करना है आपने एक इतनी एवरेज इन्वेंट्री रखनी है कि ना तो कोई खाली हाथ जाए और ऐसा भी ना हो कि आपके यहाँ पे पाइल अप हो रहा है। सो वो विद एक्सपीरियंस आपको समझ आ जाएगा कि मैं कितने रुपए का सामान अपनी शॉप में रखूं कि सारा काम सही से हो जाए। अब बच्चों ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मान लो आपकी सब्जी की दुकान है, आप एक दिन की ही सब्जी ला सकते हो, खराब हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की ले आओगे, यानी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? अगर आप 365 दिन सेल करते हो तो आपको, अगर 2 दिन की सब्जी इकट्ठी लाते हो, वैसे 2 दिन की भी कोई लाता नहीं है, एक ही दिन की पेरिशेबल आइटम है, राइट? सो देखिए यहाँ पे फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये तो पागल है रोज सब्जी लेने जाता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसका नेचर ऑफ बिजनेस ये है, ही कैन नॉट बाय फॉर 10 days एंड देन सेल, नहीं कर सकता। वहीं अगर मान लो आपका गारमेंट्स का बिजनेस है तो आप ज्यादा बाय करके रख सकते हो, बट बच्चों उसमें भी फिर ना बहुत ज्यादा बाय करने में ये है, बिका नहीं और आउट ऑफ फैशन हो गया तो पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? आजकल फैशन भी तो बड़ी जल्दी चेंज होता है। सो ये इन्वेंट्री टर्नओवर का कोई स्टैंडर्ड रेशियो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। कोई प्रोडक्ट होते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ 1 महीने 2 महीने 3 महीने होती है, जैसे आप ये देखोगे सूजी के पैकेट आते हैं, बेसन के, इनकी कितनी होती है शेल्फ लाइफ? 5-6 महीने की शेल्फ लाइफ है। वहीं अगर हम जैसे बात, हाँ लू तो कीड़े लग जाते हैं ना जो अनाज होता है। अब सही बताया आपने, जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनकी दो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जनरली 2 साल की शेल्फ लाइफ होती है ना। तो अब हमारे पास कोई एक रेशियो नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि इन्वेंट्री टर्नओवर इतना है तो अच्छी बात है, नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस एंड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट यू आर डीलिंग इन। करेक्ट? रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा इन्वेंट्री इतना होना चाहिए कि ऐसा भी नहीं है इकट्ठा हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि लोग आ रहे हैं हमारे पास सामान नहीं है। करेक्ट? बोथ वेज इट इज रॉन्ग। सो लेट्स रीड अबाउट दिस। Inventory turnover ratio establish a relation between cost of goods sold and the average inventory you carry. It is an activity ratio. It measures the number of times enterprise sells and replaces its inventory. क्या बता रहा है आपको ये? Number of time enterprise sells and replaces its inventory. That is number of times the inventory was converted into sales during that period. फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है बच्चों? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना? या फिर आप सेल्स में से जीपी माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। बच्चों ये सब 11th के कॉन्सेप्ट्स, डोंट एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन। सेल्स में से जीपी माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर अगर लॉस है तो सेल्स में ग्रॉस लॉस प्लस करोगे, आपको मिल जाएगा। क्या है, सारे जरूरी फोन आज ही आएंगे क्या? एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो
ये ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ये हो गया सीओजीएस। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको करना है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। चलिए आगे चले। इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन टेक इट टू बी निल, कोई जरूरी नहीं है कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, कुछ जरूरी कॉल है, 2 मिनट में। सॉरी बच्चों सॉरी, ये जरूरी कॉल था। ओके, सो इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन अज्यूम इट टू बी निल। A high ratio means that more sales are being produced by a rupee of investment in the inventory। ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा ये टर्नओवर रेशियो हाई होगा, इसका ये मतलब है कि आप 1 रुपया सेल में लगा 1 रुपया इन्वेंट्री में लगाते हो, उससे कितना टाइम आप सेल जनरेट कर पा रहे हो। जैसे हमने बोला कि 5 आया, अगर आपकी 100 रुपए की सेल है, 20 रुपए की एवरेज इन्वेंट्री है, सो हम क्या बोलेंगे 1 रुपी वी इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री, 5 टाइम्स हम पूरे ईयर में सेल जनरेट कर पा रहे। अ लो रेशियो मींस इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री, ओवर एक्यूमुलेशन इन स्टॉक। देखो यहाँ पे क्या बोला है, छोड़ो नहीं आंसर करते। या व्हाट आई वाज सेइंग, अगर ये रेशियो लो आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे और आपकी जो इन्वेंट्री है वो एक्यूमुलेट हो रही है। एक्यूमुलेट हो रही है का क्या मतलब है, देखो मान लो आपने 100 रुपए का सामान बेचा, आपके पास ऑन एन एवरेज 50 रुपए की इन्वेंट्री हमेशा होती है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्या आया 2। कहने का मतलब 6-6 महीने आपका सामान बिकता नहीं है और वो पड़ा रहता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। A very high ratio shows over trading and it may result in working capital shortage। अब देखो हर चीज की अति खराब होती है ना। यहाँ पे बोला है कि अगर बहुत ज्यादा हाई रेशियो है, बहुत ज्यादा हाई है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक के मेरी साल में सेल है 100 रुपए, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री 10 रुपए की होती है ना, तो मेरे को 10 टाइम्स इन्वेंट्री बाय करनी पड़ रही है ना। तो इसमें 2 सिचुएशन अराइज होती है, पहली कि आपके यहाँ कस्टमर आएगा वो लौट के जाएगा, आपके पास सामान नहीं होगा, है ना। दूसरा कि आपके पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है, आप रेगुलर माल खरीद नहीं पा रहे हो, पैसों की कमी है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपके पास प्रॉपर पैसे होते तो आप प्रॉपर इन्वेंट्री रखते ना अपनी शॉप में। तो अगर वेरी हाई है विच शोज वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज, समझ में आ रहा है कि आपके पास पैसों की कमी है और आप उतना इन्वेंट्री नहीं रख पा रहे जितना आपको रखना चाहिए। सो ये बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, बट स्टैंडर्ड रेशियो बच्चों मेरे पास नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, किस बिजनेस में डील कर रहे हैं। अगर आप पेरिशेबल आइटम्स में डील कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा दिन का सामान भर ही नहीं सकते। नॉन पेरिशेबल है जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी है तो फिर आप अपनी सेल के हिसाब से सामान रखें, करेक्ट है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन वेदर द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट। हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इन्वेंट्री में जो पैसा लगाया वो ठीक लगाया है या नहीं, करेक्ट। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या चेक करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को चेक करता है कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है। ऐसा मैंने 2 सिचुएशन बताई जो नहीं होनी चाहिए, पहली स्टॉक पाइलिंग अप भी नहीं होना चाहिए और दूसरी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर खाली हाथ जा रहा है आपके पास सामान नहीं। दोनों स्थिति खराब है, करेक्ट। चलिए आई होप आपको कुछ ज्ञान मिला होगा इस रेशियो से, rather than just try to find this formula. Okay, moving to next, trade receivables turnover ratio। इसका फॉर्मूला आप देखें, नेट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल है बच्चों, यहाँ पे टोटल सेल का हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारे डेटर्स जो होते हैं वो क्रेडिट सेल से ही जुड़े होते हैं, कैश सेल और डेटर का कोई लेना देना नहीं है। सो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और क्रेडिट सेल हमने जो उधार पे सामान बेचा है वो, सिंपल है। क्यों कैलकुलेट करते हैं बताओ, फॉर्मूला देख के कुछ समझ में आ रहा है,
दिया होगा ना, हाँ ठीक है। बताओ क्यों कैलकुलेट करते हैं नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीट, क्यों? कितना सामान व्हाट, बताओ बताओ। हाँ, कितना सामान क्रेडिट पे बेचा वो न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है कि ऑन एन एवरेज हमारे डेटर्स में कितने पैसे फंसे रहते हैं हमेशा। नहीं, तो देखिए ये रेशियो आपको अपनी कलेक्शन पॉलिसीज के बारे में बताएगा कि आपकी कलेक्शन पॉलिसीज अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए का सामान उधार पे बेचा और ऑन एन एवरेज मेरे 25 रुपए के डेटर्स हमेशा होते हैं मेरी बुक्स में। ऑन एन एवरेज 25 रुपए के डेटर्स हमेशा होते हैं, है ना। सो ये क्या हो गया 4, आपका जो डेटर टर्नओवर आया वो क्या है 4 टाइम्स, यानी आप साल में 4 बार पैसे रिकवर करते हो अपने डेटर से। कितनी बार? 4 बार, है ना। एक बार इसके साथ एक और रेशियो है, जस्ट लेट मी चेक वो कौन से पेज पे दे रखा है, इधर ही इसके नीचे होना चाहिए। हाँ, ये इधर ही दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये भी मैंने साथ में ही समझा। देखो 4 बार पैसे रिकवर करते हो साल में, और साल में कितने महीने होते हैं 12। तो अगर हम बात करें कि 4 महीने में आप रिकवर करते हो तो ऑन एन एवरेज 3 महीने डेटर में आपका पैसा फंसा रहता है, करेक्ट? समझ में आया? हमने यहाँ पे बोला कि मेरी क्रेडिट सेल 100 रुपए की है, 25 रुपए के ऑन एन एवरेज मेरे डेटर हमेशा होते हैं। सो मेरा टर्नओवर क्या आया 4, यानी 4 टाइम्स हमें डेटर्स से पैसे मिलते हैं पूरे ईयर में, करेक्ट? सो अगर हमारा पूरा ईयर 12 महीने का होता है और 4 बार पैसे मिलते हैं, सो ऑन एन एवरेज हमारा जो डेटर में पैसे फंसे रहने का पीरियड हो गया वो 3 महीने का हो गया, 12 डिवाइड बाय 4। सो आपका ये कह सकते हो कि 3-3 महीने डेटर से पैसे आपको नहीं आ रहे। अब देखो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्रेडिट पॉलिसी रखी हुई है। अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी है 2 मंथ्स, आप लोगों को उधार पे सामान बेचते हो 2 महीने का, यहाँ पे असली सिचुएशन आ रही है 3 महीने, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि लोगों से पैसे क्यों नहीं आ रहे। समझ में आ रहा है? ओरिजिनली अगर आप 3 महीने का क्रेडिट पीरियड ऑफर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, करेक्ट। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी कलेक्शन पॉलिसीज कैसी है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि डेटर्स में पैसे फंसे रहते हैं और वो निकलते ही, जैसे मैम के साथ होता है ना। मैम के साथ हमेशा होता है वेरी पुअर कलेक्शन पॉलिसीज है क्या। अरे रहने दे, नहीं आते, डूब जाते हैं मैम के पैसे, अकाउंट्स पढ़ाने वालों के भी पैसे डूब जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ नहीं, सीए सब बरिया दिली का प्रॉब्लम है। एनीवेज मूविंग बैक टू दिस living by poor collection policies. So trade receivable means the amount receivable against the goods sold or services rendered. I fall in this category. In the normal course of business, trade receivable includes, बच्चों ये बहुत important point है, trade receivable includes debtors plus BR both. अब देखो यहाँ पे ध्यान देने को मैंने क्यों बोला, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा ट्रेड रिसीवेबल इतने रुपए के और नीचे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल इतने रुपए के। इग्नोर, आपको ये समझना है कि ट्रेड रिसीवेबल में ये इंक्लूड हो चुका है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बीआर दिया हुआ है। फिर ऐसा मत करना ट्रेड रिसीवेबल के साथ बीआर और जोड़ा है, इग्नोर, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगी, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या फिर टोटल सेल माइनस कैश सेल्स। एवरेज होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। While computing trade receivable, it should be kept in mind that bad debt reserve is not deducted from debtors, since the purpose of this ratio is to calculate the number of days for which the sales are tied up in the trade receivable and not to ascertain the realizable value. Very important point. आपको बोला है कि आपने जो डेटर्स लेने हैं वो बिना प्रोविजन को माइनस किए लेने हैं, क्योंकि इस रेशियो का मकसद ये चेक करना नहीं है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे डेटर्स से। प्रोविजन हम क्यों लगाते हैं,
कि शायद ये पैसा डूब जाएगा और नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा मकसद नहीं है इस रेशियो को, इस रेशियो का मकसद है कि कितने दिन डेटर में पैसा फंसा रहता है, दैट्स इट। यहाँ पे बोला है कि बीडीआर यानी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो आप माइनस नहीं करेंगे। अगर आपको बोला है कि आपके डेटर्स इतने हैं, बिल्स रिसीवेबल इतना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना है, इग्नोर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इग्नोर्ड। व्हाई? थ्योरी क्वेश्चन, अगर पेपर टफ बनाना हो, ये जैसे पेपर बनाया ना, तो ये पूछो व्हाई वी इग्नोर बीडीआर व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो, पूछ सकते हैं। थ्योरी क्यों नहीं आएगी? किसने बोला नहीं आएगी? हु टोल्ड यू दैट? कौन दे रहे? नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर मैं पेपर बनाती ना, ये क्वेश्चन डालती कि व्हाई वी इग्नोर बैड डेट रिजर्व व्हाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस रेशियो इज नॉट टू ascertain हाउ मच नॉट टू बी डिडक्टेड बोलो, हाँ, नॉट टू बी डिडक्टेड है। मान लो जैसे आपको बोला है डेटर्स 50,000 माइनस प्रोविजन 5,000, outer column 45, what you will take? That's what I'm trying to say. Okay. A high ratio is better since it shows that debtors are collected more promptly. A lower ratio shows inefficiency in collection and more investment in debtors, that is poor collection policy, ब्रैकेट में ललिता मैम, ठीक है, लिख लो, याद रहेगा। So it indicates number of times the debtors are turned over in relation to sales. It shows how quickly the debtors are realized. With the help of this ratio, we can also calculate average collection period. बच्चों अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको ये सिखा दिया। मैंने बोला कि मेरा 100 रुपए का सेल है, 25 रुपए के डेटर है, तो मेरा कितनी बार पैसा आता है साल में? 4 बार। अगर 12 महीने होते हैं, 12 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 3 मंथ्स। तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड हो गया 3 महीने, है ना। और अगर मुझे डेज में कैलकुलेट करना हो तो 365 डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आएगा? सम 91 डेज में पैसा रिकवर होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? आइदर 365 और 12 अपॉन दिस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर आपको मंथ में कैलकुलेशन करनी है तो 12 से डिवाइड कर लीजिए, और अगर ईयर्स में चाहिए तो 365 अपॉन रेशियो। सिंपल है। डेज में चाहिए तो ये है और मंथ्स में चाहिए तो ये रहा। So with the help of trade receivable turnover ratio, you can also calculate average collection period. बच्चों अब ये जितनी कहानी मैंने ट्रेड रिसीवेबल को लेके गाई है, वही सेम कहानी किस पे लागू होती है? ट्रेड पेएबल पे। क्रेडिटर्स पे भी वही लागू होता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम कितना जल्दी कलेक्ट कर पा रहे हैं डेटर्स से पैसा, वहां हम बोलेंगे हम कितना जल्दी पे कर पा रहे हैं, करेक्ट। So nothing new to explain in this trade payable turnover ratio. Trade payables means the amount payable against goods purchased or services taken. Trade payable will include creditors and bills payable both. Highlight. Trade payable turnover ratio establish a relation between credit purchases. यहाँ पे credit sale था, यहाँ क्या हो गया? Credit purchase. यहाँ पे हमारे average debtor थे, यहाँ पे average creditors है। Very simple. A high ratio shows availability of less credit or early payments. A high ratio indicates that enterprise is not availing full credit. This increases the credit worthiness. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने ऑन एन एवरेज मेरी 100 रुपए की क्रेडिट परचेज है ड्यूरिंग द ईयर, और मेरे क्रेडिटर्स में 10 रुपए होते हैं। ऑन एन एवरेज कितने होते हैं मेरे क्रेडिटर्स? हमेशा 10। तो ये रेशियो क्या आया बच्चों? 10 से यस। यानी हम साल में कितनी बार पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को? 10 बार। अगर 12 महीने का साल होता है तो 10 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आता है। यानी ऑन एन एवरेज हम 1 महीने में अपने क्रेडिटर को पे करके खत्म कर देते हैं। से यस।
तो मैंने निकाला ना बच्चे, 12 महीने होते हैं पूरे साल में, 10 टाइम्स पे कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज एक महीने में आप पेमेंट कर देते हो, है ना। 365 से कर लो, अगर आप 365 दिन डिवाइड बाय 10, सो 36.5 यानी 37 डेज ऑन एन एवरेज आप अपने क्रेडिटर को 37 दिन में पेमेंट कर देते हो। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं, अगर आप बहुत टाइमली पेमेंट करते हो, जैसे मान लो आप तीनों से मैंने कुछ उधार पे खरीदा और मैंने तीनों को एक महीने में पैसे दे दिए, तो क्या मेरी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं बढ़ेगी? आगे सामान बेचने में आपको टेंशन नहीं होगा, अरे ये मैम तो एक महीने में पैसे दे देगी, कोई टेंशन नहीं है ना। और वहीं अगर हम इसका एग्जाम्पल चेंज करें कि 100 रुपए के क्रेडिट परचेज और मेरा ऑन एन एवरेज 50 रुपए क्रेडिटर में होते हैं, तो कितना आया टर्नओवर? 2 बार, यानी 6 महीने में लोगों के पैसे नहीं देती, क्या मेरी मार्केट में इज्जत होगी? नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या बोला है कि आप जितना जल्दी पे करोगे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी अच्छी होगी मार्केट में, करेक्ट। तो आपको कोई उधार पे सामान देने से कतराएगा नहीं कि यार ये बंदा तो फटाफट पे कर देगा, है ना। और वहीं अगर आपका ये लो होगा, मीन्स आप लोगों की पेमेंट टाइमली नहीं कर रहे। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ पे। लेकिन बैंक इसलिए हम नहीं बोलेंगे बच्चे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, राइट। A lower ratio means creditors are not paid in time, which is not good for the credit worthiness. यानी अगर आप 6 महीने लोगों के पैसे नहीं दोगे तो मार्केट में इज्जत तो जाएगी ना, बोले भाई इसको उधार मत दो, इसको दे के तो फंसने वाला काम है ना। सो दैट इज द केस। यहाँ पे बोला है कि अगर ये रेशियो लो है मतलब आपकी मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है और आप लोगों के पैसे टाइम से नहीं दे रहे हो। Objectives and significance, it indicates the number of times the creditors are paid in relation to the credit purchase. It shows how quickly the creditors are paid. With the help of this ratio, we can also calculate average payment period. कैसे? 365/12 upon trade payable turnover. आपको डेज में चाहिए तो 365 को डिवाइड करो और मंथ्स में चाहिए तो 12। कोई एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, जैसे अगर मेरी क्रेडिट परचेज 100 रुपए की है और हम लेते हैं कि भाई मेरा ऑन एन एवरेज हमेशा मेरे ट्रेड पेबल 25 रुपए के होते हैं, सो टर्नओवर कितना हो गया? 4। अगर 12 महीने में हम 4 बार पे करते हैं, सो कैन आई से 3 मंथ्स में हम पेमेंट कर देते हैं अपने क्रेडिटर की। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको या ऊपर से जा रहा है? मिस शर्मा, ठीक है। सो हम यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं, यहाँ पे एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल सकते हैं। बच्चों समझ आ रहा है इनके सिग्निफिकेंस? फॉर्मूला तो देखो रटवा ही लोगे या तो खुद भी रट सकते हो, फॉर्मूला तो नॉट अ बिग डील। चैप्टर में फॉर्मूला के अलावा ऐसा कुछ है नहीं, बट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिले तो कोई बुराई नहीं, रादर देन जस्ट रटो फाइन। आपके सिलेबस में सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, आपके सिलेबस में इसका इंटरप्रिटेशन है ही कुछ नहीं है सिलेबस में सिवाय इस फॉर्मूला के। एनीवेज ये भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा रही हूँ जिसकी जरूरत नहीं है आपको, फ्रैंकली। चलिए आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चों? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होती है, अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ, जो आपको रोजमर्रा का बिजनेस चलाने को चाहिए, जिसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। सिंपल है, वर्किंग कैपिटल। सो दिस रेशियो शोज सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 रुपया वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो तो उसका कितने टाइम आप सेल जनरेट कर पाते हो, करेक्ट। अगर आपने 1 रुपया सेल में लगाया तो उसका कितने टाइम्स यू आर एबल टू जनरेट सेल्स। इफ आई से कि मैंने पूरे साल में 100 रुपए की सेल करी और मेरे पास 20 रुपए का वर्किंग कैपिटल हमेशा चाहिए होता है मेरे बिजनेस को, सो कैन आई से अगर मैं 1 रुपया वर्किंग कैपिटल में लगाती हूँ तो कितनी सेल जनरेट हो जाती है? 5 टाइम्स, है ना। 1 रुपी वर्किंग कैपिटल जनरेट 5 times, that is 5 rupee sale. It shows the number of time a rupee invested in working capital produces the sales. If sales is not given, you can take cost of goods sold. अगर आपके पास सेल्स गिवन नहीं है तो COGS से भी आप ये कैलकुलेट
कर सकते हैं, अदरवाइज इफ सेल्स इज गिवन गो विथ सेल्स। फॉर्मूला है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। हायर द रेशियो बेटर इट इज। अ वेरी हाई रेशियो इंडिकेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इज इनएडिक्वेट। अगर आपका रेशियो बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत कम लगा हुआ है, उसको बढ़ाओ। इट्स अ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। आपकी जितनी सेल है उसके कंपैरिजन में आपने वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं किया हुआ। समझ में आ रहा है? दोबारा बताते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लो कि तुम्हारी 100 रुपए की सेल है, करेक्ट। तुम्हारे पास 10 रुपए का वर्किंग कैपिटल है, तो ये रेशियो कितना हो गया? 10 टाइम्स। तो ये रेशियो बहुत हाई है। इसका मतलब तुम्हारी जितनी सेल है, तुम्हारा जितना साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है, उतना वर्किंग कैपिटल तुमने नहीं लगा रखा। यहाँ पे नहीं पढ़ा था कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल की कमी है तो हम इन्वेंट्री बाय नहीं कर पा रहे। यहाँ पे वही रिलेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, सेल अच्छी हो रही है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना चाहिए ताकि आपका टर्नओवर ढंग से हो सके, करेक्ट। देन टू असर्टेन वेदर the working capital has been effectively and efficiently used or not, यानी आपको इतना वर्किंग कैपिटल रखना है कि आपका बिजनेस ढंग से चल जाए। ऐसा भी ना हो कि जी बहुत ज्यादा आपने पैसे लगा रखे, उतनी सेल जनरेट नहीं कर पा रहे, और ऐसा भी ना हो कि बहुत कम लगा हुआ है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ बिजनेस। इतनी बात क्लियर हो रही है? आप सबके पास बुक्स है, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू गो थ्रू दिस 4, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट 2। एक बार आप ये चारों को अच्छे से रीड करें कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका फॉर्मूला को थोड़ा ग्रास्प करें। आई विल गिव यू 5 minutes टू जस्ट गो थ्रू दिस, then we'll move to next. You are given 5 minutes to revise the whole thing quickly. बच्चों पढ़ना है, 5 मिनट ऐसे टाइम पास को नहीं दिए। चलिए जी, होपिंग दैट आपने रीड कर लिया होगा। मूविंग टू लास्ट 2 रेशियोज ऑफ एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट। चलिए देखते हैं फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, करेक्ट, यानी कि हमारे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब जो होते हैं ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप देखें, सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि कहने का ये मतलब है कि आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। पहला सेल्स और डिनोमिनेटर क्या है? फिक्स्ड एसेट। तो अगर मैं कहूँ कि आपने 100 रुपए की सेल जनरेट करी और आपके बिजनेस में 40 रुपए के फिक्स्ड एसेट्स है, सो ये कितना हो गया? 2.5। तो दिस शोज कि अगर आप 1 रुपया फिक्स्ड एसेट में लगाते हो तो 2.5 रुपए की सेल जनरेट करते हो। 2.5 टाइम्स whatever you are investing in your fixed assets, 2.5 times you are generating sales. Another example, अगर आपके 100 रुपए के सेल है और आपके पास what I'll say 50 रुपीज के फिक्स्ड एसेट्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम 1 रुपया फिक्स्ड एसेट में लगाते हैं तो 2 रुपए की सेल जनरेट कर पा रहे हैं। सो हाउ, जितना ये हाई होगा उतना अच्छा है। अगर मान लो मैं कहूँ कि मेरा यहाँ पे 100 रुपीज की सेल है और मेरे फिक्स्ड एसेट सिर्फ 20 रुपए के लगे हुए हैं, सो 5 टाइम्स हो गया। 1 रुपया अगर फिक्स्ड एसेट में लगाते हैं तो 5 रुपए की सेल जनरेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हायर द रेशियो बेटर इज फॉर बिजनेस। इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू का मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करके, and the net fixed assets. It is an efficiency ratio that indicates how well we are using our fixed assets to generate the sales. High turnover means greater efficiency. It is calculated as net revenue from operation upon net fixed assets. Net revenue means sales minus sales return. Net fixed asset का मतलब है property, plant and equipment less accumulated debris. यानी हम बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं, डेप्री माइनस करने के बाद। हाई रेशियो इंडिकेट ग्रेटर एफिशिएंसी, लो रेशियो इंडिकेट्स अंडर परफॉर्मेंस इन सेल इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। अब बच्चों ये देखो, ये सेम फॉर्मूला है, इसका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने पढ़ा था ना पिछले रेशियोज में, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है डेट प्लस इक्विटी।
ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि आपने जो टोटल पैसे बिजनेस में लगा रखे हैं उसके कंपैरिजन में आप कितने टाइम सेल जनरेट कर पा रहे हो ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये वाला बता रहा था कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट यानी सिर्फ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी में जो पैसे लगे हुए हैं उसके कंपैरिजन में कितना सेल जनरेट कर रहे हो। ये टोटल डेट इक्विटी जो बिजनेस में लगा हुआ है उसके कंपैरिजन में आप कितना सेल जनरेट। देखो हमारी लायबिलिटी साइड की अगर हम बात करें तो एक इक्विटी होता है, एक नॉन करंट लायबिलिटी होता है और एक करंट लायबिलिटी होता है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिसको जोड़ के हम कहते हैं ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी मेरे बिजनेस में जो टोटल पैसा लगा हुआ है। करेक्ट। सो सेल्स अपॉन दिस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हम कैलकुलेट करके क्या पता करेंगे कि अगर मैंने 1 रुपया डेट प्लस इक्विटी दोनों में मिला के लगाया तो कितने रुपए की सेल वो जनरेट कर पाया। करेक्ट। सो फिर से एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कहें 100 रुपए की सेल हमने जनरेट की और इफ आई से मेरा डेट इक्विटी मिला के 60 है, कितना आ रहा है बच्चों, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी 1 रुपया अगर हम डेट इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रहे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग का वो सेल जनरेट कर पाए। करेक्ट। Higher the ratio, better it is for business. Higher ratio indicates efficient utilization of resources. Low ratio indicate underperformance in sale as compared to the capital employed. समझ में आ रहा है बच्चों? ये नेट फिक्स्ड एसेट और नेट एसेट में कंफ्यूज मत होना। नेट एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई वाली कैटेगरी है हमारी, वो यहाँ पे आएगी। एसेट साइड में जो फर्स्ट हेडिंग थी ना, फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, वो वाला पार्ट है ये, और यहाँ पे पूरा डेट इक्विटी है। करेक्ट। तो इतना आप एक बार रिवाइज करें, देन विल मूव टू प्रैक्टिकल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं। चलिए जी, होपिंग दैट आपने 6 के 6 रेशियोज एक बार रिवाइज कर लिए होंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से, एक्टिविटी रेशियोज के प्रैक्टिकल पार्ट से। पूरा तो आज हम नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट सेशन में ये खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जितना हमें टाइम परमिट करता है उतने क्वेश्चंस हम करेंगे आज के लेक्चर। करें, स्टार्ट करें। कुछ था कुछ लिखते हो आप? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको सीओजीएस दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो हमें सिंपली फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों। फॉर्मूला लिखने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। मैम पूरा लिख रही है तो आप भी लिखेंगे, ठीक है? मैम को कोई नंबर नहीं मिलने वाले, आपको मिलने वाले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS हमें डायरेक्टली गिवन है, दैट इज 450। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, कितना आएगा? 1.5 लाख। वर्किंग नोट एवरेज इन्वेंट्री की 3 टाइम्स। सिंपल। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। Next, from the following information calculate average inventory turnover ratio। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, क्लोजिंग है, वेजेस है। 3 टाइम्स लिखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलिए सो लेट्स सी हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS कैसे आएगा? ओपनिंग
प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। सो ओपनिंग है 40,000, परचेज 92, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है और फ्रेट इनवर्ड है। तीनों का टोटल बता दो। 4,000 और 6,000 10, 17,500 माइनस क्लोजिंग क्या आ रहा है? COGS। मेरे ये जितने भी एक्सपेंस थे सारे डायरेक्ट हैं, कैरेज इनवर्ड, वेजेस एंड फ्रेट इनवर्ड। बताना बच्चों आंसर। 132 और 120, 137,500 आ रहा है? चेक करो। 137,500 इज इट करेक्ट? ठीक है ना? एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 40,000 और 12 डिवाइड बाय 2। चलिए जी निकालिए फटाफट। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कर लीजिए। 28। चलिए इतना नोट करें फिर आगे चलेंगे। नोट हो गया या बचा अभी? जिसका हो गया है वो नेक्स्ट ट्राई करे। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर। थर्टी 31 ट्राई करो बच्चों। चलिए जी करें, नेक्स्ट करें। ये हो गया नोट आपका 31। बताओ बच्चे कैसे होगा सॉल्व? क्या क्या गिवन है? ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है, COGS डायरेक्टली गिवन है और परचेज है। जो चीज नहीं है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए लिखेंगे COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। COGS 5 लाख, opening you are given 1 lakh, purchases we have 550 minus closing। बताना closing क्या आ रहा है? closing 1 लाख आ रहा है। ठीक है, ये closing भी आ गया। अब तो फॉर्मूला लगाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें डायरेक्टली गिवन है 5 लाख। एवरेज इन्वेंट्री में क्या होगा? ओपनिंग 1 लाख प्लस क्लोजिंग 150 डिवाइड बाय 2, 125। 4 टाइम्स आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। टू। हाँ, GP रेशियो सेल्स पे होता है हमेशा, तो करेक्ट। चलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बच्चे फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखो ताकि आपको लिखते लिखते ना याद हो जाएगा। 5 क्वेश्चन में लिख लोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। देखो आपके पास ओपनिंग है, क्लोजिंग है, जिससे कि एवरेज मिल जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड इज COGS, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी आपका सेल हो गया, नेट सेल्स। GP रेशियो गिवन है 25%। GP रेशियो जो होता है ये हमेशा सेल का परसेंटेज होता है ना। GP रेशियो का फॉर्मूला है GP अपॉन सेल्स इंटू 100।
सो आप इसका 25% कीजिए, वो कितना आ रहा है 80,000। तो हमारा COGS 2,40,000 हो गया, करेक्ट। 240 ये आया कैसे, 320 में से हमने 80,000 माइनस कर दिया। अभी 80,000 कहाँ से आया, 25% ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग है 29, क्लोजिंग है 31, तो एवरेज हो गया 30। आंसर हो गया 8 टाइम्स। चलिए इतना नोट करें, जिसका ये नोट हो गया आई कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट। आई स्क्रॉल इट फॉर यू, ट्राई फॉर 33। चलिए मूविंग टू 33, नंबर 33। बच्चों यहाँ पे ना ग्रॉस लॉस दे रखा है, मतलब सेल में से माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा COGS निकालने के लिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 16 लाख है, एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्टली गिवन है, ग्रॉस लॉस रेशियो दिया गया है। सो COGS इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख है और इसका 5% कितना होगा, इसका 5% 80,000। तो हमारा COGS हो गया 16,80,000 हो। अब तो हो जाएगा डायरेक्टली, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। $16,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री वी आर गिवन 220। कितना आ रहा है बच्चों में, ठीक है। विल स्टॉप हियर टुडे। नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक जो है सॉरी एक्टिविटी वाला खत्म हो जाएगा, करेक्ट। So I think we'll take in total 3 more classes to finish this chapter. हाँ वो इसमें मेरे को दिखाई अभी, ठीक है। सो 3 लेक्चर और फिर हमारा सिर्फ कैश फ्लो बचेगा, हम कवर कर लेंगे। नहीं कल क्लास नहीं रखते, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। संडे को छुट्टी लो आप लोग, ट्यूसडे को मिलेंगे अब हम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, थैंक यू।